हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम सब आज 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वाले सीरीज में मैं वही प्रश्न डालता हूं जो कि आपके एग्जाम में या तो बहुत बार पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये मेरा अनुमान है और मैं कोशिश करता हूं कि वैसा ही प्रश्न डालूं जो बार बार आपके एग्जाम में दिखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोहनजोदड़ो, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है रंगपुर। पहले तो खुद से अटेम्प्ट करें आप सब। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कालीबंगा। कालीबंगा से आपके एग्जाम में और क्या आ सकता है प्रश्न, तो ये 3-4 पॉइंट जरूर याद रखिए। कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है, यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिला है, यहाँ के मकान में एक पल्ले वाला दरवाजा होता था, ठीक है, यानी एक साइड वाला गेट रहता था। कालीबंगा में अलंकृत ईंट एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी। अभी जो वर्तमान में ये कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान के गंगानगर जिले, और ये गंगानगर जिले को बोलते हैं हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और इसका खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ए घोष ने 1953 ईस्वी में इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस हड़प्पा कालीन स्थल को लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है धौलावीरा और चौथा है रंगपुर। तो लघु हड़प्पा किसको बोलते हैं आपको ये बताना है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लोथल। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बैंक दर, दूसरा है सीमांत स्थायी सुविधा दर, तीसरा है प्रतिवर्ती रेपो दर और चौथा है रेपो दर। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सीमांत स्थायी सुविधा दर। बैंक से रिलेटेड कुछ दर जो है वो आपको पता रहना चाहिए। जैसे बैंक रेट क्या है, तो बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक उस बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण देता है, ठीक है। वाणिज्य बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत समय के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है उसी को बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। उसके बाद है रेपो दर। रेपो दर उस दर को बोलते हैं जिसमें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने ग्राहकों को, जो कि वाणिज्य बैंक उसका ग्राहक हुआ, अल्प अवधि के लिए ऋण उपलब्ध किया जाता है, यानी कम अवधि के लिए जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है आरबीआई द्वारा, उसको बोलते हैं रेपो दर। उसके बाद है प्रतिवर्ती रेपो दर, वह ब्याज दर जो आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्प अवधि के ऋण पर दी जाती है, इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उसके बाद अभी जो हम सब पढ़ रहे थे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, ये 9 मई 2011 से लागू हुआ है। यह वह दर है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से प्रतिभूतियां के बदले में ऋण लेते हैं और इसके अतिरिक्त बैंक ओवरनाइट आधार पर अपने अतिरिक्त संवेदिक तरलता अनुपात या विरुद्ध पूंजी लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिभूति सिक्योरिटी एक्सचेंज रख करके क्या करते हैं, तो ऋण ले सकते हैं और ये ओवरनाइट भी लिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरा है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा है तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथा है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से लेकर के 66 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। यह योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गाडगिल के नाम से जाना जाता है, तो इसको गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और एक आत्मनिर्भर
और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना। तो आत्मनिर्भर भारत आप जरूर नाम सुने होंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही शुरू कर दिया गया था। तो आत्मनिर्भर आप देख सकते हैं। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ कुछ घटना घटित हुआ था जो कि आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत चीन युद्ध इसी समय हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध भी इसी समय हुआ था, और भीषण सूखा 1965-66 इसी योजना के समय हुआ था। कुछ इंडस्ट्रीज की भी स्थापना की गई थी, जैसे बोकारो इस्पात संयंत्र 1964, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको IDBI बोलते हैं 1964, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965 और कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये सारा फैक्ट तीसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, जो कि आपके दिमाग में ही रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इको मार्क, दूसरा है एग मार्क, तीसरा है वायर मार्क और चौथा ISI मार्क। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर इको मार्क। सीरीज में प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण इसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो इको मार्क क्या है? यह प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 ईस्वी से दिया जा रहा है। एक होता है एग मार्क, यह शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। उसके बाद होता है वाटर मार्क, ये वाटर मार्क है, ठीक है। तो निर्माण के दौरान कागज पर बनाया जाता है एक चिन्ह, और जब इसे कागज को रोशनी में रखा जाता है तब यह दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायर मार्क नहीं करेंगे, वाटर मार्क आप सब कर देंगे। लिखने में मिसप्रिंटिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग करना थोड़ा सा तो कठिन है, तो वाटर मार्क यहाँ पे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विदिशा, दूसरा है ललित पतन, तीसरा है उज्जैन और चौथा है तक्षशिला। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर उज्जैन। आइए जानते हैं अशोक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन याद रखिए, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अशोक का अशोक नाम सर्वप्रथम मास्की और गुजरा अभिलेख में मिला है। अशोक का पियदसी नाम भाब्रू शिलालेख में मिलता है। ये सारा याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग विजय के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। अशोक बौद्ध धर्म को स्थाविर शाखा का अनुयायी था। अशोक ने आजीविकाओं के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है अशोक से रिलेटेड, और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। अब उस धम्म में क्या है, अशोक का प्रशासनिक विभाग क्या है, तो ऐसे हम सब धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि अशोक का बस आखिरी क्वेश्चन ही था, आगे वाले सेट में आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पंचायतों का चुनाव करवाना, दूसरा है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, तीसरा है मतदाता सूची तैयार करना और चौथा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पंचायतों का चुनाव करवाना। तो भारतीय चुनाव आयोग पंचायतों का चुनाव नहीं करवाती है, ठीक है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? राज्य ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करेगा, यानी ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है। पंचायती राज में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में आप कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जरूर याद रख लें, जैसे अनुच्छेद 243 ये पंचायत की परिभाषा से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 243(1) ग्राम सभा, अनुच्छेद 243(b) पंचायत का संविधान। ये ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा होता है कि गांव में सभा लगता है, वर्ष में 2 बार लगना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगर आप 18 साल की उम्र से अधिक हैं तो आप इस ग्राम सभा में जाकर हिस्सा भी ले सकते हैं और अपना पक्ष भी रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 243(c) पंचायत का गठन, अनुच्छेद 243(d) सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 243(e) पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद अनुच्छेद 243 के पंचायतों का चुनाव, अनुच्छेद 243(o) चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ठीक है। तो ये पंचायत से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में हम सब देख लिए। 243 से रिलेटेड बीपीएससी जो है 66 या 67 बीपीएससी में पूछा था, तो काफी प्रश्न आते रहते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 मार्च 2023,
दूसरा है 11 अप्रैल 2023, तीसरा है 28 मई 2023 और चौथा है 15 अगस्त 2023। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 28 मई 2023। ऐसे तो मैं नए संसद भवन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, फुल डिटेल में बनाया हूँ, एक भी चीज नहीं छूटेगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले छोटा सा इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। नए संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया है उनका नाम है बिमल पटेल। ठीक है, तो इसको अलग से आप लिख लेंगे। चलिए देखिए, टाटा प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा 862 करोड़ में इसे बनाया जा रहा था, लेकिन कुल निर्माण लागत कितना लगा? 971 करोड़। ठीक है, नए संसद भवन में राज्यसभा की सीटें 250 से बढ़ाकर 384 कर दी गई है, वहीं लोकसभा की सीटें 550 से बढ़ाकर 888 कर दी गई है, और दोनों मिलाकर कुल सीट अगर संयुक्त रूप से बैठक होगा तो 1272 सीट है। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है और 4 मंजिला मकान है और 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और क्रम द्वार। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और यह भवन राजस्थान से लाए गए जो है बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बना है नया संसद भवन, और इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप सब सर्च कर लीजिएगा ऑनेस्ट आरएन नया संसद। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा वीडियो, आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर कुषाणों ने, दूसरा है द्रविड़ों ने, तीसरा आर्यों ने और चौथा है मौर्यों ने। तो 9 का सही हो जाएगा, 9 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर द्रविड़ों ने। चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल वर्जन को समझते हैं हम सब। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों यानी चोल शासक ने किया। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था, जो कि पहले पल्लवों का सामंत था। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई की बात करें तो प्रांत को बोला जाता था मंडलम, कोट्टम को बोला जाता था कमिश्रणी, नाडु को बोला जाता था जिला, कुर्रम को बोला जाता था ग्रामों का संघ। चोल काल की धातु मूर्तियों में नटराज, शिव का कांस्य मूर्तियां सर्वाधिक उल्लेखनीय है। चोल केंद्रीय पदाधिकारी में उच्च पदाधिकारी को पेसरदम और निम्न कोटि के पदाधिकारी को क्या बोला जाता था? सेरुतरम कहा जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 10वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है खाद्य एवं कृषि संगठन और चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विश्व बैंक। सेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। चलिए देखिए इसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक की अन्य रिपोर्ट में आपसे एग्जाम में कौन कौन सा पूछ सकता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछ सकता है और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, विश्व बैंक का कार्य पूरी दुनिया में गरीबी खत्म करना है। विश्व बैंक के कुल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो ये बात आप नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर पेरिस फ्रांस, दूसरा है टोक्यो जापान, तीसरा है वॉशिंगटन अमेरिका और चौथा है न्यूयॉर्क अमेरिका। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पेरिस फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस की राजधानी भी है। चलिए आइए समझते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को स्थापना 16 नवंबर 1945 लंदन यूनाइटेड किंगडम में। यह संस्था निम्न रिपोर्ट प्रकाशित करती है: ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट, उसके बाद जेंडर पैरिटी इंडेक्स, यूनेस्को साइंस रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्ट आप याद रखेंगे। देखिए यूनेस्को साइंस रिपोर्ट अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो वैसे भी आंसर आपको यूनेस्को समझ में आ रहा है कि यूनेस्को साइंस रिपोर्ट है, यूनेस्को ही जारी किया होगा, लेकिन इन दोनों को याद रखेंगे आप सब, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट और जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं हम सब। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर 1954 में, दूसरा है 1953 में, तीसरा है 1949 में और चौथा है 1946 में। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1949 में। चलिए शुल्क बोर्ड के बारे में समझते हैं हम सब। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इससे रिलेटेड जैसे आपसे पूछ लेगा कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1949, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 और 1954 में भारत रत्न की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड 1953, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है और भागलपुर का जर्दालू आम और कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये भी याद रखें आप सब। क्वेश्चन नंबर 13वां।
संसद सदस्यों की निहरता और योग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति और चौथा है भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। पॉइंट आउट करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के अनुसार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? इसके अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण मतदाता सूची होती है। अनुच्छेद 329 क्या कहता है? यह अनुच्छेद निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित करता है। 1966 से केवल उच्च न्यायालय को निर्वाचित अर्जी की सुनवाई का अधिकार है। इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होती है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी 65 वर्ष जैसे ही पूरा जाएगा तो इनका रिटायरमेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस उत्पाद से है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दूध उत्पादन, दूसरा है शहद उत्पादन, तीसरा है मत्स्य उत्पादन और चौथा इनमें से सभी। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर दूध उत्पादन। तो भारत विश्व में नंबर 1 पे है दूध उत्पादन में, तो ये भी याद रखें आप सब। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ था। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। दूध उत्पादन की पूर्ति के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1970 में स्थापित हुई थी और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा 1955 में स्थापित हुई थी। तो इससे रिलेटेड 2 आपके ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, तो दोनों का नाम याद रखेंगे और कब स्थापित हुई थी, तो 1970 और 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नरगेस मोहम्मदी, दूसरा है अहमद अली, तीसरा है लुइस पीटर और चौथा है एलेक्सी एकिमोव। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर नरगेस मोहम्मदी। नोबेल पुरस्कार 2023 में 6 क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं, आप सब देख लीजिएगा। ठीक है। नरगेस मोहम्मदी जो कि ईरानी मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, इन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और स्वतंत्रता के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2023 मिला है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, चिकित्सा मतलब बायोलॉजी और शरीर क्रिया विज्ञान मतलब वही बायोलॉजी ही हुआ। चौथा है साहित्य लिटरेचर, पांचवा है शांति पीस और 6 है अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है और सबसे बाद में जो ऐड हुआ था वो अर्थशास्त्र था 1967 में। तो ये था बीएसएससी इंटर लेवल, दरोगा, कोर्ट, रेलवे और सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए आपका डेली का प्रश्न उत्तरीय कार्यक्रम, जिसमें हम सब डिटेल में प्रश्न पर चर्चा करते हैं और ये ऐसे प्रश्न रहते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में दिखते हैं और आगे दिखेंगे भी। ठीक है, दिख चुके हैं, दिखेंगे और आगे हमेशा दिखना ही चाहिए क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, जब आप सेट बनाएंगे तो ये सारा प्रश्न मिलेगा। बस आप 4 ऑप्शन पढ़ के नहीं निकलना है आपको। ठीक है, ये डिटेल जो लास्ट में आता है एक्सप्लेनेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरा ईमानदारी पूर्वक इस वाले प्लेलिस्ट को भी फॉलो करते हैं तो जीके तो आपका यहां से काम बन जाएगा आसानी से। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको जीएस मजबूत करना है तो एनसीईआरटी सीरीज को पकड़ लीजिए जो 10 क्वेश्चन डेली आता है। तो अभी 2-3 दिन से नहीं आ रहा है, लेकिन उसका वीडियो भी कल या परसों से आने लगेगा। तो प्लीज आप एनसीईआरटी साइंस के लिए पकड़ लें, जीके के लिए ये वाला पकड़ लें। इसके अलावा साइंस का एनसीईआरटी बेस पे 4 ऑप्शन वाला टेस्ट होता है, सिर्फ उसमें टेस्ट होता है तो वो वाला टेस्ट बनाएं। और जीके के लिए अभी सिर्फ पॉलिटी का टेस्ट हो रहा है तो उसका भी वीडियो जल्दी आएगा, तो पॉलिटी का आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जीके जीएस यहां से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। थैंक यू सो मच।